नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी इनके द्वारा लिखा गया पाठ डॉक्टर का अपहरण पढ़ेंगे। इस पाठ के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस पाठ में डॉक्टर का अपहरण हो गया है। अब डॉक्टर का अपहरण किसने किया और उनका अपहरण क्यों हुआ? लेखक इस पाठ से हमें क्या सिखाना चाहते हैं? इन सारे सवालों के उत्तर जानने के लिए चलिए यह पाठ पढ़कर समझते हैं। पैराग्राफ है, कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाग कर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसीलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और इसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। यहाँ पर हमें जिस डॉक्टर का अपहरण हुआ है, उस डॉक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता चली। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर भटनागर। डॉक्टर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। कोई उन्हें रात को भी बुलाने आता तो वे जाते थे, चाहे पैसे दे या न दे। जब भी वह रात को जाते थे तो सुबह तक आ ही जाते थे, परंतु इस बार वह वापस नहीं आए। पत्नी को भी नहीं पता कि वह कहाँ और किसके साथ गए हैं। वह सिर्फ अंदाजे बांधती है कि शायद
मरीज की हालत बहुत गंभीर हो। शायद डॉक्टर साहब सीधे अस्पताल गए हो और अंत में थक हार कर वह पुलिस को इत्तला कर देती है। अगला पैराग्राफ है, डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसीलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। यहाँ पर हमें पता चला कि पुलिस भी अंदाजे बांध रही है। डॉक्टर भटनागर का शायद एक्सीडेंट हो गया होगा। शायद गुंडों के कोई ग्रुप ने उन्हें अपने ग्रुप मेंबर में से किसी का इलाज करने के लिए ले गया होगा। शायद गुंडों ने उनका अपहरण किया है और उनकी पत्नी से फिरौती मांगने वाले हो। पुलिस को भी पता नहीं है कि डॉक्टर के साथ हुआ क्या है। अगला पैराग्राफ है, दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ,
एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूं। यहां पर हमें पता चला कि डॉक्टर भटनागर जी जीवित है। पुलिस उन्हें खोज क्यों नहीं पा रही थी? क्योंकि वह पृथ्वी पर नहीं है। डॉक्टर भटनागर जी कहाँ है? तो अन्य सौर मंडल के ग्रह पर। जैसे हमारा सौर मंडल है, अर्थात हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी, हमारा चांद, वैसे ही अन्य सौर मंडल है और वहाँ उनका सूर्य, उनकी पृथ्वी और उनका चांद भी है। किसी अन्य सौर मंडल से लोग आए, हमारे सोलार सिस्टम की पृथ्वी से डॉक्टर भटनागर जी को ले गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? और डॉक्टर ही क्यों? इंजीनियर, नेता या साइंटिस्ट क्यों नहीं? यह सब जानने के लिए आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। अगली लाइन है, हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपनी सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं
ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां है, मोटारें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। इन पैराग्राफ से हमें डॉक्टर का अपहरण क्यों हुआ और कैसे हुआ यह पता चला। जिस भी ग्रह पर डॉक्टर को ले जाया गया है, उस ग्रह के लोग हमारे ग्रह के लोगों से काफी आगे है। हमारे ग्रह पर जैसी बस्तियां हैं, बाजार है, कारखाने हैं, वैसा ही नज़ारा वहाँ भी है। वहाँ के आदमी न रहकर मशीनें हो गए हैं। इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ, वहाँ सारा काम मशीनें ही करती है और मनुष्य वह मशीनें ठीक से काम कर रही है या नहीं, बस यही देखने के लिए है। और दूसरा अर्थ, आदमी न रहकर मशीनें हो गए, अर्थात एक मशीन जैसे खराब होती है, उन मशीनों की तरह इंसान भी खराब हो रहे हैं। जब वह सभी चीज़ों में हमसे आगे है, तो चिकित्सा शास्त्र अर्थात मेडिकल साइंस में पीछे कैसे रह गए? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हम आगे दिया गया पैराग्राफ पढ़ते हैं। अगली लाइन है, यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें
नाकारा बनाए हुए है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। इस पैराग्राफ से हमें डॉक्टर के अपहरण की ठीक ठाक वजह पता चली। उस ग्रह के लोगों ने प्रगति का सही अर्थ ही नहीं समझा। पूरी तरह से मशीन पर डिपेंड हो गए। एक नॉर्मल इंसान की जितनी बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए थी उतनी बॉडी मूवमेंट उन्होंने नहीं की। और करते भी क्यों, सारा का सारा काम मशीन करके दे ही रही थी। इसका असर यह हुआ कि उनका अंग सड़ने लगा। डॉक्टर का अपहरण इसीलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर वह सड़ा हुआ अंग काट कर उसकी जगह पर दूसरा अंग लगा सके। अगली लाइन है, आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्याकार मशीनें। इस पैराग्राफ से हमें पता चला कि जैसी पृथ्वी पर बीमारियां है वैसी बीमारियां उनको भी हुई थी। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका असर यह हुआ कि अब अंग ही सड़ने लगा। हमारा भविष्य ऐसा ना हो, इससे पहले हमें सुधर जाना चाहिए। मान लेते हैं हमारा अंग सड़ रहा है, हमें जिंदा रहना है, तो हमें भी दूसरे का अंग काट कर हमारे अंग को लगाना पड़ेगा। मरे हुए इंसान का अंग तो ऐसे भी सड़ना शुरू होता है, अर्थात हमें जिंदा रहना है तो एक जिंदा इंसान का ही अंग काटना पड़ेगा। और अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान लेना यह सही काम नहीं है। इसीलिए हमारा भविष्य इतना गंदा, इतना डरावना ना हो जाए, उससे पहले सुधर जाओ। मशीनें स्लो पॉइजन है जो हमें खराब कर रही है, इसे समझ जाओ। अगला पैराग्राफ है, आप सोच रहे होंगे
कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसीलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी की चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसीलिए ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसीलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। इन पैराग्राफ से हमें पता चला कि जब तक डॉक्टर भटनागर जी उन्हें इस मुसीबत से बाहर नहीं निकालते, तब तक वह लोग डॉक्टर को वापस पृथ्वी पर नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर का अपहरण, यह पाठ हमें हमारा भविष्य कैसा हो सकता है यह समझाने का एक माध्यम था। उम्मीद है कि हम हमारा भविष्य वैसा नहीं होने देंगे।